नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, जो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भाग 6 की शुरुआत किया था तो राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर जब अध्ययन कर रहे थे तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में पहले पढ़ा और आज हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर अन्य चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे विधानसभा, विधान परिषद। फिर बात करेंगे दल बदल से संबंधित कुछ चीज़ों के ऊपर। फिर हम लोग बात करेंगे आरक्षण के ऊपर, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है। तो इन सभी टॉपिकों के ऊपर आज हम लोग बेसिकली एक अच्छे तरीक़ा से डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री से। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। कहने का मतलब ये है कि राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल औपचारिक प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, यानी जो भी राज्य सरकार में जो भी चीज़ें हैं, मंत्री परिषद, इसके बाद कैबिनेट मंत्री, अन्य चीज़ें भी हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, तो इन सभी का कार्यपालक कौन होते हैं? औपचारिक रूप से राज्यपाल होते हैं। लेकिन अगर आपसे वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के बारे में एक ही चीज़ समझिए कि वो वास्तविक प्रधान होते हैं राज्य के और औपचारिक प्रधान होते हैं राज्यपाल। ठीक है, यही चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। नियुक्ति ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को नियुक्ति करने के लिए दिया जाता है तो वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्ति करता है जो विधानसभा में निर्वाचित होकर जो सदस्य आते हैं, बहुदलीय पार्टी होते हैं, उनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री के ऊपर में। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। जब मुख्यमंत्री के पद को नियुक्त कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन तीनों के बीच जो है सो आपस संबंध हो जाते हैं। जो जिनके हेड कमांडर होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। सिंपल समझिए, जैसा हम लोगों ने वहाँ पर समझा था। यहाँ पर राज्यपाल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है और यहाँ पर मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो इनके बीच जो है सो संवाद का काम कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। यानी मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, जिन चीज़ों के ऊपर सोचा जाएगा, कार्य किया जाएगा, तो वो तो सबसे पहले इनकी अध्यक्षता होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री उन चीज़ों को बिल यानी विधेयक को क्या करते हैं? राज्यपाल के पास भेजते हैं, उनसे संसूचित बताते हैं, उसके बारे में सूचित करते हैं, तो वो आगे का कार्य करते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं संवाहक, या इसमें बीच में जो है सो पुल की तरह काम करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री से जुड़े हुए एक बात को और समझिए कि मुख्यमंत्री जो है किसी राज्य में द्विसदनात्मक होते हैं, विधानमंडल, और किसी राज्य में एक ही सदनात्मक होते हैं। तो बिहार में जो अभी बात करें तो बिहार में 2 सदनात्मक है, यानी एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा, 2 सदन है। तो विधान परिषद उच्च सदन हुए और विधानसभा निम्न सदन हुए। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको दोनों में से किसी एक का सदस्य होना ही चाहिए। आप विधानसभा से निर्वाचित होकर आ सकते हैं या विधान परिषद के ऑलरेडी सदस्य हैं, आपको चुना जाता है तो आप मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें, अगर वो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होगी, और अगर विधान परिषद के लिए अगर जाते हैं तो वो कितने होते हैं? 30 वर्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलिएगा कि विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं 25 वर्ष में, जो कि कम आयु है। तो लगभग 25 वर्ष में, यानी न्यूनतम आयु कितनी होगी मुख्यमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष होंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यही चीज़ें हैं, सभी की योग्यता लगभग बराबर ही होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में जो सामान्य जानकारी था, जिनके ऊपर हम लोगों ने अभी बातचीत किया है। अब आगे हम लोग जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल के 3 अंग हैं, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया सर इसके ऊपर। सबसे पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा और तीसरा है
विधान परिषद, आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं विधानसभा के लिए कितना उम्र है, अभी भी बातचीत किए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक, इसके बाद विधानसभा की जो चर्चा मिलता है अपने संविधान में वो आर्टिकल 170 के तहत इनकी चर्चा किया गया है। फिर विधान परिषद की जो चर्चा मिलती है आर्टिकल 171 के तहत इसकी चर्चा किया गया है। यानी विधानसभा के लिए संविधान के 170वां आर्टिकल आप देखेंगे तो इनकी चर्चा मिलता है, और विधान परिषद के लिए 171वां आर्टिकल देखेंगे संविधान के तो इनका चर्चा मिलता है। चलिए अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कि इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है और किन चीज़ों को हमें समझना ज़्यादा जरूरी है। दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस है, इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने केंद्र सरकार में पढ़ा था लोकसभा vs राज्यसभा। तो यहाँ पर भी आप कहिए विधानसभा vs विधान मतलब परिषद, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंस है, आप देख लीजिए याद हो जाएगा। विधानसभा की चर्चा सबसे पहले अपने संविधान में आर्टिकल 170 में किया गया है, 170 में किया गया है। विधान परिषद की चर्चा 171 में किया गया। इसको हम लोग महज 4 बार हम बता चुके हैं इनके बारे में, तो ये याद हो गया होगा आपको। इसके बाद विधानसभा में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकता है जो अपने संविधान में बताया गया है, तो वर्तमान में 500 से अधिक संख्या नहीं हो सकता है सदस्यों की, और मिनिमम 60 से अधिक मतलब 60 से कम नहीं हो सकता है विधानसभा में। इसके बाद विधान परिषद में जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वो विधानसभा के जो टोटल सीट है उसका 1/3 कर लीजिए, वो आ जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए कि विधानसभा में 18 सदस्य हैं, तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो 1/3 कर लीजिए, 18 का कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 होंगे सदस्य विधान परिषद में मैक्सिमम में। तो उसी प्रकार आप समझिए, यानी विधानसभा का 1/3, मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत कम है, 40 से भी कम है, लेकिन कुछ ही ऐसे राज्य हैं, क्योंकि कुछ ही राज्यों में तो विधान परिषद है, बाकी सभी राज्य जो है एक ही सदन वाले हैं, एक सदन वाले यानी विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो विधान जो परिषद है उनमें मिनिमम सदस्यों की संख्या जो सामान्यतः रखा गया है वो 40 रखा गया है। इसके बाद विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसे हम सामान्यतः समझते हैं कि 5 वर्षों का कार्यकाल विधानसभा का होता है और लोकसभा का भी 5 वर्षों का होता है। लेकिन बेसिकली अंदर जाके अगर हम लोग बातचीत करें तो राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है राज्यों के ऊपर। जब राज्यों के ऊपर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस पर केंद्र का अधिकार हो जाता है संपूर्ण अधिकार। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव जब नज़दीक आ जाता है तो राज्य के ऊपर केंद्र मतलब राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता है, और सरकार क्या करती है, अपने हाथों में ले लेती है और चुनाव को आसानी से करवा लेती है, यानी अपना सत्ता वहाँ पर हासिल करने के लिए ऐसा कई बार किया जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के ऊपर लग जाएगा तो उसका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा, यानी 5 वर्ष से वो 6 वर्षों के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि उसका नियमित नहीं है कि टोटल विधान परिषद का ही कार्यकाल 6 वर्षों का होगा, ऐसा नहीं। उनमें जो सदस्य हैं, जैसे हमको अगर मान लीजिए कि विधान परिषद बना दिया जाए, उनके सदस्य बना दिया जाए, तो हम महज 6 वर्षों तक वहाँ पर कार्यरत रहेंगे या सेवा करेंगे, इसके बाद हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये रूल है विधान परिषद का। इसके बाद विधान परिषद को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और इसे अस्थायी सदन भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो विधान सभा है उसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और अस्थायी सदन भी इसे कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसका भंग हो सकता है, उसका भंग नहीं हो सकता। इसका भंग कौन करवाएगा, राज्यपाल करवाएगा, उसका भंग कोई नहीं करवा सकता क्योंकि वो अस्थायी सदन है। इसके बाद इसमें जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन किया जाता है वो एक एंग्लो इंडियन का आप मनोनयन कर सकते हैं कहाँ पर, विधानसभा। जबकि विधान परिषद में 1/6 भाग यानी 1/6 जो विधानसभा का जो टोटल सीट है उसका विधान परिषद में जो टोटल संख्या होने वाली है उसमें से 1/6 सदस्यों का नियुक्ति कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कला संस्कृति साहित्य ये हो सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद विधान परिषद वाले जो राज्य हैं वर्तमान में वो 6 राज्य में ही विधान परिषद है। अगर आपको पता है तो आप समझते होंगे, अगर नहीं पता है तो उसे 6 राज्यों का नाम याद रखिए ताकि आपको कोई डाउटफुल ना बना सके या डाउटफुल खुद ना रहे। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो हम जब वहाँ पर पढ़ाए थे राष्ट्रपति के बारे में कि कौन कौन चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देंगे यानी मत देंगे, तो इसको हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि विधान परिषद जिस जिस राज्यों में है वो नहीं देंगे।
मतलब राज्य नहीं देंगे, विधान परिषद इसमें वोटिंग नहीं करेंगे, विधानसभा ही सिर्फ वोटिंग करेंगे, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद को गठन करने का जिम्मा किसका है? संसद का है, और संसद इसको लेगी तो आगे का काम होगा। अगर संसद नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संसद चाहे किसी विधान परिषद को भंग करने के लिए तो वो कर सकती है अपने अनुसार, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, उसके अंदर ये सभी चीजें हैं। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं दल बदल से रिलेटेड। दल बदल, आप लोग इनका नाम सुने होंगे या 9th या 10th में आप लोग इसको याद भी किए होंगे, दल और बदल। दल बदल किसे कहते हैं? बेसिकली जो कोई दल है, मान लीजिए जो सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री बना है उनका दल, और क्या होता है कि जब उनको फायदा कम होने लगता है, बेसिकली अंदर की बात करें, जब उनको फायदा कम होने लगता है तो वो क्या करते हैं, अपना गुट बना लेते हैं। जैसे 10 दल निकल जाएंगे, 10 सदस्य निकल जाएंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, तो वहाँ पर सोच लेती है और उनके साथ मिल जाती है जो 10 सदस्यों की उपस्थिति में अपनी सरकार बना लेगी। तो जरा सी आप सोचिए, तो वे क्या करते थे, इस तरह के कांड हमेशा करते रहते थे। इससे केंद्र को बहुत परेशानी होती थी, राज्यों में हमेशा उथल पुथल मची रहती थी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। ठीक है, 1985 में दल बदल कानून बनाया गया अपने संविधान में। इसके बाद दल बदल से रिलेटेड 91वें संविधान संशोधन में इस बात को और आइडेंटिफाई किया गया, क्लियरिटी किया गया कि कोई भी अगर सदस्य, कोई भी गुट अगर वो फेरबदल करता है, यानी दल बदल करता है, किसी अन्य दल में विलय करता है अपना, अगर 2/3 से अगर वो कम 2/3 से कम किसी अन्य दल में शामिल होता है कोई सदस्य का गुट, तो वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, कम होगा अगर तो अमान्य हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ही वो कानूनी रूप से मान्य होगा। तो इनको अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। ये जो बताया गया है कि मान लीजिए कि जो 2/3 भाग है, यानी टोटल 66% पूरे 100% में से जो सदस्य हैं अगर किसी अन्य पार्टी में जाकर विलय करते हैं खुद को, तो वो मान्य होगा कानूनी तौर पर, संविधान या उच्च न्यायालय उसे मान्य मानेगी, यानी बोलेगी ये सही है। अगर इनसे कम सदस्य जाते हैं अन्य पार्टी में अपना विलय करने के लिए तो वो अमान्य हो जाएगा। अगर जब वो अमान्य हो जाएगा तो उनको पुनः निर्वाचित होकर आना पड़ेगा विधानसभा में अपने जनता के द्वारा। तो ये इसमें प्रोसीजर बताया गया है, जिनसे अब तक थोड़ा दल बदल कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी चलता रहता है। जब चुनाव आने वाला होता है तो उसमें से उसमें ऐसा करते रहते हैं। वर्तमान में आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो दल बदल याद रखिए, 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। 91वें संविधान संशोधन में बताया गया कि 2/3 से कम सदस्य जाते हैं अगर विलय करने के लिए खुद को किसी अन्य पार्टी में, तो वो अमान्य हो जाएगा संवैधानिक रूप से। अगर इनसे ज़्यादा सदस्य जाते हैं तो ही वो मान्य होंगे। अगर अमान्य हो जाते हैं तो वो से पुनः निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। ये बातें आपको बताया गया है। फिर अगर हम लोग बातचीत करें तो एक और पॉइंट है, उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसका नाम है आरक्षण। आर्टिकल 332 के तहत संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है राज्यों में। इसमें बेसिकली बात यह है कि राज्यों में जो जनसंख्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके औसत के अनुसार उसे आरक्षण दिया जाएगा विधानसभा के लिए। तो ये बातें आर्टिकल 332 में कहा गया है। किनके लिए कहा गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इनके औसत के अनुसार क्या करेंगे, इसे आरक्षण दिया जाएगा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको याद होगा कि विधानसभा में तो था ही, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, पंचायत में भी, नगर पालिका में। तो आप सुने होंगे कि दलित महिलाओं से अधिकतर लोग शादी कर लेते हैं वर्तमान में। ठीक है, ताकि उनके नाम पर क्या हो सके, वोटिंग के लिए हम यानी पंचायत चुनाव में खड़ा हो सके। तो ऐसा अभी रेयर काम है, बहुत ज़्यादा चलता रहता है। इसके बाद इनको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा अनुमान हो रहा होगा कि जो प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच में जो बड़े वर्ग का जो भय रहता था हमेशा, तो वो उच्चतम लेवल तक जा सके, ताकि उनको अंदर में डर ना रहे कि हम भी पिछड़े हुए हैं। और इन पिछड़े हुए का फ़ायदा इस तरीके से वो उठाते हैं कि बल धकेल काम करने लगते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी लोगों को देखे हैं जो अभी वर्तमान में
अनुसूचित जाति है, गए हैं विधानसभा, लेकिन वो बलधकेल काम करते हैं। तो ये इसका मैटर है, आरक्षण का दिया हुआ मैटर है। लेकिन इसको ये नहीं करना चाहिए था, जो उसको दिया गया है उनको सही से पालन करें, यही सही बात है। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 332 के तहत राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है संवैधानिक अधिकार के तौर पर। आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ें अगर आपके अंदर डाउट में रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।